हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट सीसीएसयू के सेमेस्टर 1 का एक मेजर सब्जेक्ट है। दो मेजर सब्जेक्ट्स की फर्स्ट यूनिट मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और कवर करा चुकी हूं विद इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसके साथ साथ उनकी भी फर्स्ट यूनिट पूरी करें। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस लेक्चर वीडियो से अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और देखते हैं कि इस लेक्चर वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक मीनिंग की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड अ टूल यूज्ड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं उन्हें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक नहीं कहूंगी, हालांकि एडवांस लेवल में होगी। पर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप इसके जो फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कह लीजिए इसका नेचर है, वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये बोथ है आर्ट एंड साइंस, और ये एक टूल भी है यूज टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। आप इमेजिन करिए कि आप हैं, आपके सामने मैंने एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में कुछ ऐसी डेटा प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी ऐसी डेटा है, मैंने आपके सामने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। आपको उसे देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। आप ये कहेंगे कि इसे समराइज फॉर्म में करके ले आओ, है ना? यही तो कहेंगे ना कि समराइज फॉर्म में करके ले आओ। या अगर मान लीजिए किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का है, ठीक है, मार्क्स का डेटा है, तो आप क्या कहेंगे? इसका एवरेज निकाल के ले आओ। यही तो कहेंगे ना? तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स यही एक टूल है जो उस रॉ डेटा को कलेक्ट करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और कैसे एक बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है। It allows us to draw conclusions and make informed decisions based on pattern, trends, and observe in our numerical information. ये क्या करता है? ये कंक्लूजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। क्या? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। आप आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रेंड एनालाइज आता है। ठीक है, आगे आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी होगी, मीन, मीडियन, मोड, वो भी इसी में आता है। वो एक बहुत जरूरी कह लीजिए बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिक्स का। कोरिलेशन आप पढ़ेंगे, है ना? ये सब इसमें आता है, और ये क्या हेल्प करता है? कंक्लूजन ड्रॉ करने में। ठीक है, ओरिजिनली derived from Latin word status and the Italian word statista meaning state or government. Statistics began as a method for ruler to gather data about their population, land and resources for administrative purpose. ये कहां से शुरू हुआ? ये एक मेथड शुरू हुआ रूलर्स के टाइम से। क्यों शुरू हुआ? टू गैदर डेटा अबाउट देयर पॉपुलेशन, अबाउट देयर लैंड एंड अबाउट देयर रिसोर्सेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, over the time it evolved into a formal discipline that plays a vital role across all areas of life from business and medicine to education, sports and social science. आज के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स डेटा हर जगह है ना? आप ये कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ बिजनेस में है या कंपनीज में है, तो ये नहीं है। आप कहीं पे भी, इवन आप स्कूल में भी देखेंगे तो जो आपके जो मार्क्स होते हैं वो भी डेटा ही तो है। टीचर ऐसे ही प्रेजेंट नहीं कर देते ना। टीचर क्या करते हैं? एक एवरेज मार्क सेट करते हैं। तो वो किससे सेट होता है? स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की वजह से तो सेट होता है। उसी की वजह से, उसी की कह लीजिए हेल्प की वजह से ही तो जो भी एक एवरेज है वो सेट हो पाता है। तो ये हर फील्ड में, लाइफ की हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन एजुकेशन इट हेल्प्स ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का रिपोर्ट, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे एवरेज से पास हैं, या कितने बच्चे अबव एवरेज हैं, वो सब किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही तो हो सकता है ना। या कह लीजिए टीचिंग मेथड, अगर आपने कोई नया मेथड अप्लाई किया है स्टूडेंट्स पे, या कोई नई टीचर आई है, तो कितने बच्चे उस टीचर की टीचिंग मेथड से सेटिस्फाइड हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी किसकी हेल्प से हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स की वजह से। इन मेडिसिन it's used to validate the safety and effectiveness of new treatment through clinical trials. In business, statistics guides marketing strategies, customer satisfaction studies and financial planning. यहाँ तक आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब समझ आया। हालांकि जो कॉमर्स के हैं उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होगी स्टैटिस्टिक्स की, पर जो नॉन कॉमर्स हैं उन्हें ये समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको जो भी आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है या स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो जो सेक्शन ए आएगा आपका, उसमें ये
मेन क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन इट्स फीचर, या व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हाउ गिव एन एग्जांपल हाउ यू कैन रिलेट इट विद रियल वर्ल्ड। ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। डील्स विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब है, मैंने बोला कि रिया के 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70। ये कोई स्टैटिस्टिक्स बना क्या, इसका कोई डेटा बना क्या? मैंने सिर्फ रिया का एक एक नाम उठाया एक स्टूडेंट का एक क्लास से और मैंने बोल दिया उसके 45 मार्क्स आए हैं। किससे कंपेयर करूं, मैं किससे कंपेयर करूं? कोई दो इंसान, कोई ग्रुप होना चाहिए, उसी से तो कंपेयर होगा, तभी तो वो स्टैटिस्टिक्स होगा। एक एक इंसान का बोल के अगर मैं ये बोलूं कि इसका आपको एवरेज निकालना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या करता है, ये ग्रुप्स में डील करता है, सिंगल नहीं होता। क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव इन नेचर का मतलब है रिक्वायर्स न्यूमेरिकल डेटा। मैं बोलूं रिया है, ठीक है, रिया बहुत ऑनेस्ट है, ये कोई डेटा बना, ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा बना कि रिया बहुत ऑनेस्ट है। रिया ऑनेस्ट है पर हमें कोई डेटा तो लाके दो, कोई न्यूमेरिकल डेटा तो हो, कोई नंबर तो हो। ये ऑनेस्टी का इससे क्या लेना देना स्टैटिस्टिक्स से? तो ये न्यूमेरिकल डेटा में डील करता है। टूल फॉर कंपैरिजन, अलाउस कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स और टाइम पीरियड्स। ठीक है, जैसे टाइम टाइम सीरीज होता है, वो टाइम पे दो टाइम सीरीज के बीच में कह लीजिए कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है। जो आपने मीन मीडियन मोड देखा होगा, है ना, कोरिलेशन, ये सब डिस्पर्जन, ये सब हेल्प करते हैं किसमें, कंपैरिजन में। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स। ये आगे चल के मैं बताऊंगी कि इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी स्टैटिस्टिक्स में ही आती है, आपने जो 9th में प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी है वो आगे चल के आपको स्टैटिस्टिक्स में ही इंक्लूड होनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। इसकी, ये हालांकि जितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मिसयूज किया गया या मिस इंटरप्रिटेशन किया गया इसका, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत वास्ट डेटा में डील करता है। कोई मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 लोगों के डेटा दे सकती हूँ, पर जो रियल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है ना, वो बहुत वास्ट डेटा में डील करता है। तो उसके लिए ना केयरफुल केयरफुल या कह लीजिए प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज ये क्या करेगा, मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है, ठीक है। अब बायसनेस भी। एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड, वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, सिस्टमैटिक कलेक्शन, डेटा मस्ट बी कलेक्टेड सिस्टमैटिकली टू इंश्योर रिलायबिलिटी। सिस्टमैटिकली का मतलब है कि एक साल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 2025 का ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है, आप उसे कंपेयर करेंगे 2024 से, या कह लीजिए आगे आपने कोई बजट बनाया है 2026 का, ठीक है, तो क्या करेंगे आप कुछ भी ना तो इससे पहले का लेंगे ना इसके बाद का लेंगे, ठीक है। 2025 का आपने डेटा कलेक्ट करना है तो उससे 2025 का ही होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया और डेटा प्रेजेंट कर दिया कि हाँ इसका इसका एक समरी बना दो या स्टैटिस्टिक्स टूल्स लगा के इसकी एक समरी तैयार कर दो, तो वो गलत होगा और वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। Summarization, large data sets are condensed into understandable format like averages, graphics और tables। जैसे कि मैंने बताया, बहुत वास्ट डेटा होता है। रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इतने सारे हजारों सैकड़ों डेटा जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स टूल्स क्या यूज होते हैं इसमें, एवरेजेस निकालने के लिए या इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए, ताकि ये और मीनिंगफुल लगे और अच्छे लोगों को समझ आए अच्छी तरीके से। क्योंकि मैंने अगर आपको ऐसे ही कुछ भी डेटा प्रेजेंट करके दे दिया, आप क्या कहोगे, इसे समराइज फॉर्म में कर दो, ठीक है। अगर मैंने वही डेटा आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिया तो आप बहुत जल्दी से समझ लेंगे, हालांकि आपको उसकी पहले की नॉलेज नहीं होगी, पर आप ग्राफ से समझ लेंगे कि हाँ अब इसमें डिक्रीज हो रहा है या इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका वो मतलब है कि ये समराइज भी समराइजेशन में हेल्प करता है। प्रिडिक्टिव एबिलिटी, इट इनेबल्स एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जैसे कि मैंने कहा, आज की मान लीजिए यहाँ पे आज का डेटा है, ठीक है, प्रेजेंट का डेटा है, यहाँ पे प्रेजेंट का डेटा है और यहाँ पे पास्ट का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करना है, यहाँ पे मैं पास्ट लिख चुकी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिख चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे पास्ट का डेटा है और यहाँ पे प्रेजेंट का डेटा है, हमें दोनों में कंपैरिजन चाहिए, तो ये कंपैरिजन में भी तो हेल्प करेगा ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इस वाले में बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनको एज इट इज याद करिए, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस पूछे जाते हैं या इवन फीचर्स पूछे जाते हैं तो आप ये लिख कर आएंगे और इसको 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके फंक्शंस को। फंक्शंस क्या है इसकी, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन पहला मेजर मेन फंक्शन होता है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। प्रोवाइड्स मेथड फॉर गैदरिंग एक्यूरेट एंड रेलेवेंट डेटा। डेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रॉ डेटा इनटू लॉजिकल फॉर्मेट्स फॉर इजियर एनालाइज। जैसे कि मैंने पहले बताया,
किसी भी रॉ डेटा को लॉजिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, ये भी एक फंक्शन है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। समराइजेशन, use measures such as mean, median and standard deviation to summarize data. Analyze of data examines relationship, patterns और distribution in the data. Then हमारा next function क्या है, interpretation. Helps derive meaningful conclusion from analyzed data. आपका कोई भी रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा में आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, या कह लीजिए आप एक एनालाइज कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, है ना। पर वहीं पे अगर आपके पास एक एवरेज होगा, या कह लीजिए आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी किसी भी डेटा की, तो आप एकदम एवरेज निकाल सकते हैं, या कह लीजिए आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, पर पिछले साल इसमें डिक्रीमेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं सेल्स अच्छी जा रही है, ठीक है। हालांकि आपको पता कुछ नहीं होगा, पर अगर मैं आपके सामने किसी भी कंपनी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डेटा दे दूं, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ पहले पिछले साल इस चीज में गिरावट थी, इस साल उस चीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो हाइपोथेसिस पे बना दूंगी, क्योंकि मास्टर्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी एक अलग सी यूनिट भी होती है। Validates or refutes assumption using statistical test. Problem solving supports analytical solutions to complex problems. Decision making informs policy making and business strategies. Controlling and monitoring track performance over time and detect deviations. ठीक है, तो ये सब थे इसके फंक्शंस। आपको इनके फंक्शंस एज इट इज याद करने हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। और इवन अगर आप देखें तो 15 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन इट्स फंक्शन, डिफाइन इट्स मीनिंग, ठीक है, हाउ स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन रियल वर्ल्ड, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं, सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, मिनिमाइज गेस वर्क बाय रिलाइंग ऑन डेटा, ठीक है। गेस वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा प्रेजेंट हुआ है, किसी भी तरीके से हुआ है चाहे, तो एक एविडेंस सपोर्ट करता है, कोई गेस वर्क नहीं होता यहाँ, क्योंकि डेटा पे हम गेस वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसयूज हो सकता है, ठीक है। इनेबल साइंटिफिक रिसर्च, essential for experiment and clinical trials, improves business operations, enhance marketing, finance and production decisions, informs public policy, government use statistics for census, planning and resource allocations, enhance quality control, ensure consistent product or service quality, helps in forecasting, predicts future demand trends or risk, जो कह लीजिए हाइपोथेसिस से यूज होती है, उससे भी ट्रेंड एनालाइज होता है एक, ठीक है। तो ये सब वहां यूज आते हैं, ठीक है। इवेल्युएट्स एजुकेशनल आउटकम, एसेसेस स्टूडेंट परफॉर्म एंड करिकुलम effectiveness, track social changes, monitor changes in population, health or income level, supports financial planning, use in budgeting जो budgetary control होता है, investment and risk analyze, improves healthcare, identifies disease pattern and improves treatment efficiently, ठीक है। तो ये सब इसके थे इंपॉर्टेंस, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिमिटेशंस को। लिमिटेशंस क्या है इसके, कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे डील करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। अगर डेटा न्यूमेरिकल है तो ही, और एग्रीगेट है मतलब कि ग्रुप है, तो ही स्टैटिस्टिकल टूल्स उस पर लग सकते हैं, वरना नहीं लग सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा, कैन नॉट इंटरप्रेट क्वालिटेटिव फैक्टर्स डायरेक्टली, कैन बी मिसलीडिंग, जो कि मैंने कहा कि बहुत फास्ट होता है, तो इसे सोच समझ के यूज किया जाता है, तो मिसयूज और मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। डज नॉट रिवील कॉज, इट शोज कोरिलेशन बट नॉट कॉज, ठीक है। कोरिलेशन का आपको बता तो देगा, पर उसके पीछे छुपा रीजन या कॉज ये आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा। डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर डेटा कलेक्शन, अगर इनडायरेक्ट या इनएक्यूरेट या बायस्ड हुआ तो क्या होगा, फॉल्स कंक्लूजन बनने के चांसेस होंगे, जो आगे चल के आपकी जो उस डेटा से जो भी आगे कह लीजिए आप एक नेक्स्ट ईयर में उससे अपना जो बजटरी बनाएंगे या बजट बनाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। requires expert interpretation, incorrect analysis may result in wrong decision, no universal truth, conclusion are based on probability not certainty, not suitable for individual cases, जो मैंने कहा कि aggregate पे बात होती है, focus on average, ignoring individual variance, vulnerable to sampling error, small or biased samples can lead to incorrect generalization, टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि गैदरिंग होगी फिर प्रोसेसिंग होगी लार्ज डेटा की, तो इससे क्या होगा कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, और ह्यूमन जजमेंट को ये रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होगा वो ह्यूमन ही लेता है, ठीक है। तो चलिए हम आज हमने अपना जो कह लीजिए लास्ट मेजर सब्जेक्ट था
वो उसका फर्स्ट लेक्चर वीडियो पूरा किया, तो हमने आज क्या-क्या पढ़ा वो हम सम अप करते हैं। हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फिर हमने पढ़ा कि ये सर्व करता है एज अ पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, helping individual businesses, researchers and governments to draw conclusion and plan efficiently, क्या effectively। फिर हमने उसके कुछ फंक्शंस पढ़े जो कि थे सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट, समराइजिंग थ्रू एवरेजेस एंड परसेंटेज, देन एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स। फिर हमने उसके बाद हमने ये देखा उसके फीचर्स को। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फोकस ऑन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एम्फसाइज एग्रीगेट्स ओवर इंडिविजुअल केसेस, रिलाइज ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मेकिंग इंटरफेरेंस। फिर हमने बात करी उसके इंपॉर्टेंस की। ठीक है, क्योंकि ये एविडेंट है हर एक फील्ड में। इट एड्स डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, सपोर्ट्स रिसर्च इन साइंस एंड मेडिसिन, इन्फॉर्म्स पॉलिसी डेवलपमेंट इन गवर्नेंस एंड इनहेंस एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल प्लानिंग। फिर हमने क्या पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस को पढ़ा। इट कैन नॉट इंटरप्रेट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये पहला हमने लिमिटेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मिसयूज हो सकता है या बायस डेटा की वजह से जो आउटकम है, जो कंक्लूजन है वो सही नहीं आ सकता। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि स्किल्ड इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, when applied correctly, statistics remain an indispensable tool in understanding the world through data and guiding rational evidence-based actions। ठीक है, तो यहाँ आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।